बीजेपी में संगठन विस्तार की प्रक्रिया हुई शुरू। 15 दिसंबर तक सभी जिलों और मंडलों में कार्यकारिणी गठन के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर दिए सख्त निर्देश। नियुक्तियों में लाई जाए पारदर्शिता। हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़े ने 100 टीबी मरीजों को लिया गोद। मरीजों को दवा से लेकर पौष्टिक आहार तक देगा अखाड़ा। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय। 400 ओपीडी वाला अस्पताल मात्र 3 डॉक्टरों के हवाले। रोगियों को हो रही है खासी परेशानी। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट की मंजूरी दी गई। 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। इस दौरान आरटीआई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई। इसके लिए पहले 1350 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1850 कर दिया गया है। वहीं सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यूजीपीएल में एससी के 6 पद बढ़ाए गए। साथ ही लिसा उठान पर स्टाम्प शुल्क भी कम कर दिया गया है। पहले यह शुल्क 5% था, जिससे घटाकर 2% कर दिया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टाम्प शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा, जो काफी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था। उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाए। इसके अलावा कुल 18 मामले जिसमें अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने दिया, आज हुआ है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते मरीज काफी परेशान हैं। वहीं 400 ओपीडी वाले अस्पताल में मात्र 3 डॉक्टर ओपीडी संभाल रहे हैं, जिस कारण मरीजों का नंबर आने में काफी घंटे लग जाते हैं और कई मरीज बिना डॉक्टर के इलाज के ही अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। डॉक्टर आज से 1-2 घंटे लग रहे हैं और डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हम दूर दूर से आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 1-2 डॉक्टर मौजूद होने चाहिए। आज से 1-2 घंटे लग रहे हैं, पर मुझे नहीं सभी को लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर साहब की जल्द से जल्दी व्यवस्था की जाए। 400 की ओपीडी है, अब 2 या 3 डॉक्टर ओपीडी देख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। 3-3, 4-4 बजे तक ओपीडी चल रही है, क्योंकि जब डॉक्टर कम है तो फिर पेशेंट जो है सारे उन्हीं के ऊपर है लोग। और 3 डॉक्टर मेरे पास पीजी वाले हैं और 2 डॉक्टर वैसे छोड़कर चले गए हैं, तो 5 डॉक्टर कम हुए हैं, जिसके बदले में अभी सीएमओ सर ने मुझे कोई डॉक्टर और दिया नहीं है। खटीमा में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने आत्महत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के बेटे देवेंद्र सिंह धामी की 15 नवंबर को जहर खाने से मौत हो गई थी। मौत के बाद गंभीर सिंह धामी ने हल्द्वानी निवासी जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ अपने पुत्र के साथ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था और थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने में सूचना दी गई थी कि जितेंद्र गुप्ता नामक एक व्यक्ति जो उनके पुत्र देवेंद्र धामी को धमका रहा है और इल्लीगल पैसे की मांग कर रहा है, और जिससे उनका पुत्र जो है डिप्रेशन में आ गया और मानसिक तनाव से ग्रस्त होकर उसने आत्महत्या की। इस पर थाना आजम में दिनांक 15/11/2022 को एफआईआर नंबर 307/2022 धारा 386
306 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया जितेंद्र गुप्ता के विरुद्ध। अभियुक्त की तलाश सुराग ऐसी पता थी कि वो अभियुक्त अपने घर से फरार हो गया, जिसको कल रात्रि में 10:15 बजे ऋषिकेश से जो है अपने रिश्तेदार के घर से SOG और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और जिस वाहन से फरार हुआ था अपने मित्र के वाहन को लेकर, उसको भी कब्जे पुलिस में ले लिया गया। चंपावत के उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में कार्यरत डॉक्टरों और नर्सों को नवजात शिशु रक्षा संबंधी टिप्स और प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में नवजात शिशु में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और बच्चे की जान को बचाए जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर डॉक्टर ऋतु रखोलिया ने बताया कि नवजात शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के संबंध में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नवजात बच्चों को सही उपचार प्रदान करने के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक जानकारी दी गई। इसमें हम लोग जो नवजात शिशु जो जन्म के बाद तुरंत रोते नहीं है, उनको कृत्रिम श्वास देकर किस प्रकार बचाया जा सकता है, उस पर एक वर्कशॉप है। तो इसमें हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले जो सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जब बच्चा अगर पैदा हो और तुरंत सांस लेने में उसको दिक्कत हो तो उसको बचाया भी जा सके और बचने के बाद बच्चे का इंटैक्ट सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं कि बचने के बाद बच्चे की बुद्धि और बाकी शरीर के अंगों में कम से कम नुकसान होके बच्चों की जान को बचाया जा सके, जिससे कि हमारे प्रदेश की भी मृत्यु दर जो है कम हो सके। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, पूरी मैनिक्विन है साथ में, तो काफी अच्छे से सीख जाते हैं और अगर सीख के इसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो काफी हद तक सक्सेसफुल। देहरादून के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सरकार का 4 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिंतन के साथ ही चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के माध्यम से रोड मैप तैयार किया जाएगा। अर्थव्यवस्था, GST अधिकारियों और नेताओं का दूर दराज के क्षेत्रों में प्रवास के भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर हमारे राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू जी और अभी जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया और हम सब लोग 3 दिन तक यहाँ पर उनके आतिथ्य में यहाँ रहेंगे। लवासना के डायरेक्टर श्रीनिवास जी, हमारी ACS राधा रतूड़ी जी, आनंद वर्धन जी, नीति आयोग से नीलम जी, जो लगातार हम लोगों की बात वहाँ नीति आयोग में भी लगातार आगे बढ़ाती हैं, और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट, हमारे अतिथि, जिनसे हम लोगों को काफी सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। उपस्थित सभी अधिकारीगण, चिंतन शिविर क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि इसको आयोजित होना है और 2 बार इससे पहले ऐसा हुआ कि ये चिंतन शिविर हमारा तय हो गया, लेकिन अनेकों कारणों से दोनों ही बार उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ गया। और ये ईश्वर की इच्छा होती है कि जब जो चीज होनी होती है तभी होती है। पहले हम रामनगर में गए, फिर नैनीताल में गए, फिर घूम के यहाँ आ गए। शायद भगवान की ये इच्छा रही होगी कि उसमें हमारे डायरेक्टर श्रीनिवास जी भी यहाँ रहे, उनकी टीम भी पूरी रहे। अभी मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ से बोलना चाहता था आप लोगों से, और आज मैंने संधू साहब से कहा कि मैं जो सोच रहा था वो उसमें से अधिकांश चीजें संधू साहब ने बोल दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई भाषण का मंच तो है नहीं, ये हमारे जहां इसमें चिंतन लिखा हुआ है, इस चिंतन के साथ साथ चिंता भी हमको करनी है। केवल चिंतन से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चिंतन करें, और भगवान ने आप सब लोगों को बहुत विशिष्ट बनाया है। हमारे देश की सबसे बड़ी सेवा
अगर कोई है तो मेरे ख्याल से यही है श्रीनिवास जी, संधू साहब। तो सबसे बड़ी सेवा यही है, और हम लोगों को ही जो है सारी नीतियां बनानी है, सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, सारे एक्ट बनाने हैं, तो हम लोग वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं, और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं, तो हर सेशन में, जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है, उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी आदत में भी डाल लें जो इस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें से हम लोगों को कुछ लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का प्रयोग जरूर कर लें। एक पुरुषोत्तम जी को जरूर मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि अभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो चीजें यहां से हो रही हैं, आदमी कितना ही उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो तत्काल सब चीजें कैच करने वाला हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि दिन भर चलती हैं, और कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के अंदर कई हजारों विचार आते हैं। तो सुधांशु जी, हजारों आते हैं? कितने आते हैं? एक दिन में हजारों विचार आते हैं, और वो हजारों विचार इधर से उधर जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे इसमें रुक जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हर मिनट में, सेकंड में विचार हमारे इधर से उधर होते रहते हैं। अगर हमने नोट कर लिया तो वो क्या है कि आगे जैसे हमारा शुरू होगा तो वो करेगा। और मैं संधू साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज कि इन्होंने वास्तव में जो इनके जीवन का जितना अनुभव था, आज इन्होंने कहा कि भाषण नहीं देना है, केवल बात करनी है। स्पीच का कोई टाइम भी नहीं है। जब हम यहाँ चिंतन करने के लिए आए हैं तो हमको दो तीन चीजें सोचनी चाहिए। स्लाइड में देखता हूँ, कई बार मैं भी बहुत भाषण लिख के ले जाता हूँ साहब, और मैं बोलता भी हूँ कि उसमें ये लगता है कि जो है कुछ चीजें छूट न जाए, वो मैं इसलिए लिखता हूँ। लेकिन जब कभी कभी मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोग सुनने वाले नहीं हैं। आप लोग ऐसे, आप तो सबको करने वाले हैं। यहाँ भाषण का मतलब नहीं, यहाँ केवल आप लोगों को, जैसे हनुमान को जो है उनकी शक्ति का बार बार एहसास कराया जाता है, वही संधू साहब ने भी एहसास कराया कि आप सब लोग हनुमान हैं, यानी आपकी संजीवनी भी ला सकते हैं, आप किसी पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप लोगों की स्थिति वही है कि आप लोग वहां पर हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, अब मैं भी ये थोड़ा कुछ पॉइंट बना के लाया था, लेकिन यहाँ आप लोगों का देखा कि मैंने ये तो सब दूसरी तरफ को जा रही है व्यवस्था, और संधू साहब ने हम सब लोगों के वो खोल दिए, चक्षु खोल दिए ज्ञान के। अब है क्या, जैसे स्लाइड होती है, हम स्लाइड चलाते हैं, उसमें दुनिया भर के प्रेजेंटेशन आते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटे की जो बैठक होती है वो हमारी 3 घंटे में खत्म होती है। अब होना ये चाहिए कि हम कहां पर हैं। मतलब सिंपल, जो एक आदमी जो है बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो भी ये समझ सकता है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमें जाना कहां है, और यहां जाने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। चौथी चीज की इसमें रुकावट क्या है। सिंपल सी इतनी बात है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारा रास्ता हमारा आसान हो जाएगा।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा तराई चाट महासभा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संसदीय और निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। इस दौरान नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने पर सरकार की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही सीएम धामी के कामों की तारीफ करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारी में लगने को कहा। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी जसपुर में हुई है और उसी प्रकार आज काशीपुर विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक आज यहाँ हो रही है, जिसमें जो है संगठन को और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार गति दी जाए और किस तरीके से आगे और ज़्यादा मजबूत किया जाए और आगे जो हमारी जो कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर भी विचार विमर्श और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, इस विषय को लेकर आज यहाँ बैठक पूरी विधानसभा काशीपुर विधानसभा की रखी गई। जनता पार्टी का संगठन के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश की पदाधिकारियों की टीम घोषित होने के पश्चात सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी जिलों में हमने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए। अब दिसंबर माह में हम अपने जिलों की कार्यकारिणी और मंडलों की जो कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष सहित, ये सभी हम लोग निर्धारित करेंगे और 30 नवंबर तक जो हमारे मोर्चे हैं 7, इन 7 मोर्चों के अध्यक्ष तो हम घोषित कर चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी घोषित होगी। इसके पश्चात हमारे 27 विभाग हैं पार्टी के और 18 प्रकोष्ठ हैं। इनमें भी हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और हमारा जो भी कार्यकर्ता है पार्टी का, वो सभी कार्यकर्ताओं को हम पार्टी के काम में लगाने की हमारी योजना है। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा, इन दोनों को हम बूथ स्तर तक हम इनका विस्तार करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारी बहनों की टीम होगी, युवाओं की टीम होगी और इस तरह से हम अपने संगठन को नीचे तक, धरातल तक जो है एक सशक्त भूमिका में उतारेंगे। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ बयान दिया है कि अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। सरकार का काम भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना है, न कि भर्तियों पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि आसपास के विद्यालयों में शिक्षकों की हो रही नियुक्तियों को लेकर कई शिकायतें सरकार को मिल रही हैं, जिसमें गड़बड़ियां और नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली करने की शिकायत प्राथमिकता पर है। हमारे अशासकीय स्कूल हैं, उनमें ऐड सरकार देती है और सरकार की तरफ से कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भर्ती मत करिए। सरकार ये कर रही है कि नियुक्तियां पारदर्शी कैसे हों और दूसरा सरकार ने कहा है कि वहाँ कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस अनुपात पे वहाँ टीचर दिए जाएंगे। तो दोनों बातें हैं और मुझे लगता है कि जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो रोक कहीं नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं और हमको टीचर देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये कई जगह देखने में आ रहा है कि कई लोग हमको शिकायत कर रहे हैं कि नियुक्तियों में गड़बड़ हो रही है। इसलिए सरकार ने ये कहा है कि भाई पारदर्शी नियुक्ति कैसे की जाए, इसके लिए उनको पूछा गया है और जैसे ये व्यवस्था बन जाती है फिर नियुक्तियां शुरू हो जाती है। लक्सर के खंड विभाग सभागार में आशा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल में गर्भवती के प्रसव पर सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता राशि का प्रचार प्रसार किया गया। इसके अलावा नवजात शिशु की घर पर देखभाल और जन्म प्रमाण पत्र की उपलब्धता को लेकर खंड विकास अधिकारी और निकाय विभाग से अपनी प्रक्रिया को और भी सरल करने की अपेक्षा जताई गई। स्टार्ट हुआ है आशा संवाद, जो इसमें क्या है कि आशाओं को क्या मेन काम करती है फील्ड में जाके उसके बारे में और अच्छे से जानकारी देनी है। हर विभाग से हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग मैं एएनएम हूँ, आशा फील्ड में जाए और जो भी जो साथ में कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी। 10 पॉइंट बिंदु दिए गए हैं जिसमें आशा को हम बता सकें और हमारे जितने भी
अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको बता सकेंगे आशा फील्ड लेवल में क्या क्या काम करती है, क्या क्या कार्य चलता है। तो इसके साथ ही हम आशा को भी वो करते हैं कि एक तरीके से जागरूकता फैलाए गाँव में कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा जो जो प्रोग्राम चल रहे हैं लोगों को उसको समझ हो जिससे वो उसका फ़ायदा उठा सके। एनसीडी का काम होता है जो हम गांव के अंदर करते हैं। जैसे मैं भोगपुर के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पे हूँ, तो हम लोगों के क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट इज़ एनसीडी, जो बीमारियाँ एक से दूसरे को नहीं फैलती है, इनका हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसमें आशाओं का हमारे साथ ये योगदान होता है कि वो गाँव के अंदर 30 साल से ऊपर के लोगों को हमारे पास लेके आती हैं। फिर हम उनका BP और शुगर चेक करते हैं, और हमको अगर किसी का लगता है कि ये इसको मतलब हमें रेफ़र करना चाहिए तो हम उसको अपने CHC पे MO को रेफ़र करते हैं। और कुछ पेशेंट्स अगर दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो उनको काउंसिल करते हैं कि आप दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, अपनी दवाइयों को छोड़ें ना। खटीमा के खेतल संडा खामिया रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध रूप से 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर SDM रविंद्र बिष्ट ने सील कर दिया। इस दौरान निर्माणाधीन भवन के दस्तावेजों को भी खंगाला गया, जहां भू स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया और न ही 3 मंजिला भवन निर्माण की उनके पास कोई अनुमति पाई गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्षेत्र भूकंप के लिहाज से जोन 4 के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां 2 मंजिला से अधिक भवन निर्माण हेतु अनुमति की जरूरत होती है। खेतल संडा खामिया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 3 मंजिला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके पास न तो भू स्वामित्व का कोई प्रमाण पत्र था उनके पास और न ही 3 मंजिला भवन का निर्माण का कोई अनुमति प्राप्त थी। लिहाजा उनको 1 महीने का समय देते हुए हमने अग्रिम आदेश तक सील कर जाँच करेंगे। संभवतः ये खंती में दर्ज है, लेकिन अभी हमने रिकॉर्ड्स जाँच करने, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रीय पटवारी अभी कहीं बाहर गया हुआ है, इसके हम रिकॉर्ड्स मिलान करेंगे। फिलहाल जो यहाँ का जिसके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा था उसके द्वारा भू स्वामित्व का कोई भी पेपर हमें प्रस्तुत नहीं किया गया, उसको 1 महीने का समय दिया गया कि अपना स्वामित्व का प्रमाण दिए। किसी से नक्शा पास नहीं था, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है जोन 4 में आता है भूकंप के लिहाज से, तो इसमें जो 2 मंजिले से ऊपर की जो भवन का निर्माण उसमें अनुमति लेना अनिवार्य। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।